नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन फॉर यूपीएससी। यानी ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आज हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज तारीख है 21 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है अमृतकाल विजन 2045 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो कहता है यह बंदरगाह को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और वैश्विक सहयोग की सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक खाका है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है इसका लक्ष्य 2047 तक बंदरगाह क्षमता को चौगुना करके 10,000 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है इस दृष्टिकोण में प्रमुख बंदरगाहों को कार्बन तटस्थ बनाने और घरेलू हाइड्रोजन उत्पाद और वितरण पर जोर देने की रणनीति शामिल है। आपको बताने हैं कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी 3 सही हैं। यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों एकदम सही लिखे हुए हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। देखिए होता क्या है कि अभी दिल्ली के अंदर, ठीक है, जो भारत मंडपम है ना, जहाँ पर G20 समिट हुआ था, वहाँ पर ही 17 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक एक समिट होता है। इसका नाम होता है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। इसमें जो हमारे पीएम है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में क्या किया, अमृत काल विजन 2047 का क्या कर दिया, घोषणा कर दी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमृत काल विजन 2047 क्या है। देखिए इसका मेन काम है कि बंदरगाह को हम बढ़ाएंगे, वहाँ पर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देंगे और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने की काम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी समुद्री नीली अर्थव्यवस्था है उसमें आपको बहुत तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या काम करने हैं। इसमें हमें जैसे कि प्रमुख प्रमुख जो बंदरगाह है ना हमारे, जैसे कि आपको पता है कि प्रमुख कितने हैं, 12 बंदरगाह हैं इंडिया के अंदर। उनको हमें क्या करना है, कार्बन तटस्थ बनाना है। ठीक है, यानी कार्बन न्यूट्रल बनाना है। यानी कि जो पोर्ट होंगे वो जितना कार्बन का एमिशन करेंगे उतना ही वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, जिससे कार्बन की जो मात्रा निकलेगी बाहर वो होगी 0। वहाँ से बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकलेगा। उसके बाद हमें जो घरेलू हाइड्रोजन का उत्पादन है उसको और वितरण पर काफ़ी ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, ये भी इस रणनीति का ही एक भाग है। उसके बाद 2045 तक हमें क्या करना है, जो बंदरगाह की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हमें 4 गुना करना है और लगभग 10,000 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। ठीक है, अब जिसका लक्ष्य क्या है कि हम जो 12 हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, यहाँ पर आपको नाम दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमें 100% सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी प्राप्त करना है। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसी हिसाब से जो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। तीनों को तीनों यही बातें करते हैं जो हमने आपको अमृतकाल विजन 2045 के बारे में बताया है, इसीलिए तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको बताएगा मिशन कौन कौन से हैं और उसका उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं और कितने सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है नन्हे फरिश्ते। इसका उद्देश्य है बच्चों को बचाना और उन्हें फिर से मिलाना। ठीक है, AAHT, AAHT इसका क्या उद्देश्य है, मानव तस्करों पर अंकुश लगाना, उपलब्ध सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निवारण करना, यात्री सुरक्षा, दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कितने सही हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी 4 सही हैं। उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊपर 4 ऑप्शन में से केवल 2 सही है। ठीक है, अब 2 गलत कौन से हैं, 2 गलत है ये वाले, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको क्या कर दिया गया है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। जो उपलब्ध मिशन है वो दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है और जो यात्रा सुरक्षा है वो किसके लिए है, सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निवारण। बाकी नन्हे फरिश्ते और AAHT ये बिल्कुल सही सुमेलित करे गए हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये चारों के चारों जो मिशन है वो सभी रेलवे से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित है रेलवे से,
यानी ट्रेन के अंदर हम इस मिशन को करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नन्हे फरिश्ते क्या है। नन्हे फरिश्ते में ये है कि कोई बच्चा वगैरह हुआ, जैसे कि कोई बच्चा है वो खो गया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ढूंढेंगे, उसके बाद फिर से उनके परिवार वालों को मिलवा देंगे। ठीक है, अब ये अपने आप भी खो सकते हैं या फिर इनको किसी ने मतलब अगवा कर लिया, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये हो गए नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन AAHT क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना रेलवे के माध्यम से, उसको रोकने का काम करेंगे। ये है ऑपरेशन AAHT। फिर आता है ऑपरेशन उपलब्ध। आपको पता है अगर आपको कहीं कहीं की टिकट चाहिए, आपको टिकट नहीं मिल रही है, तो आपको वो ब्लैक में टिकट मिल जाती है। आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं लेकिन आपको टिकट अवेलेबल हो जाती है। उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। फिर आता है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अब यहाँ पे क्या है कि जो रेल होता है ना, जो कि प्लेटफॉर्म वगैरह होता है, वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए हमने क्या कर रखा है, शिकायत निवारण और तत्काल सहायता के लिए कुछ इस प्रकार के ऑपरेशन चला रखे हैं, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इसीलिए आपके जो दो ऑप्शन है ऊपर वाले, नन्हे फरिश्ते बच्चों को बचाना है, उन्हें फिर से मिलाना है परिवार से, और AAHT यानी मानव तस्करों पर अंकुश लगाना, ये बिल्कुल सही है। और जो उपलब्ध है वो किसके लिए है, वो है दलालों को रोकने के लिए। यात्री सुरक्षा किसके लिए है, सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो इसका जवाब हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चारों के चारों जो ऑपरेशन है समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर मिशन लिखे हुए हैं, यहाँ पर देश लिखा हुआ है, आपको बताना है जो मिशन है वो किस देश का है और कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सही सुमेलित बताने हैं। सबसे पहली बात बोलता है अपोलो 11 USA, चांग-ई 1 चीन, गगनयान भारत। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है ऊपर लिखे हुए केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों ही सही है। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको भी सोल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। आपको पता है अपोलो 11 क्या है, पता है आपको? देखिए, अपोलो 11 है, उसको USA ने भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था, उसको भेजा था मून पे यानी चंद्रमा पे। इसके अंदर ही हमारे 3 जो एस्ट्रोनॉट थे वो गए थे। उसमें से एक आपको कौन देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिन्होंने पहली बार मून पे जाके अपने कदम रखे थे 20 जुलाई 1969 को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो किस मिशन के द्वारा गए थे, अपोलो 11 के द्वारा गए थे। फिर आता है चांग-ई 1। चांग-ई 1 किसका है, चीन का है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, चीन ने भी क्या किया था कि चांग-ई 1 को 24 अक्टूबर 2007 को लॉन्च किया था। इसके अंदर कोई भी आदमी नहीं गया था। इसको क्या करना था, इसको सिर्फ मून के मतलब चारों तरफ क्या करना था, ऑर्बिट करना था बस। ये मून के ऊपर जाने वाला इनका एक पहला ऑर्बिटर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है गगनयान, ये भारत का है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी तक मून पे नहीं गया है, या फिर जहाँ पे जाना था इसको अभी तक नहीं गया है। ये स्पेस में अभी तक नहीं गया है। इसका जो डेट थी 2022 थी, इसको हम बढ़ा चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक हम इसका जो पहला मतलब ऑपरेशन है उसको हम सक्सेसफुली कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि गगनयान क्या है और इसके क्या काम है। देखिए, गगनयान में क्या है कि हम 3 लोगों को स्पेस में भेजने वाले हैं। ठीक है, ये भारत का इस प्रकार का पहला मतलब मैन मेड मिशन होगा। अगर हम इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हम इस प्रकार के चौथे नंबर पे आ जाएंगे। जैसे कि USA लोगों को भेज चुका है ऊपर, रसिया भेज चुका है और चाइना भी भेज चुका है। अगर हम इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हम 4th स्टेज पे आ जाएंगे, 4th नंबर पे आ जाएंगे ऊपर मैन को भेजने में। ठीक है, मैन या वुमेन जो भी है। अब हम इसको भेजेंगे किससे, अब इसको भेजेंगे GSLV Mk 3 से। ये आपको पता है हमारे पास सबसे जो अच्छा रॉकेट है उसी से भेजेंगे। श्रीहरिकोटा पे इसको रवाना किया जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा स्पेस में, ये मून के ऊपर नहीं जाएगा। ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई तक जाएगा केवल। जब ये हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर निकल जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको स्पेस में देखने को मिलेगा। ये स्पेस के अंदर 3 से लेके 5 दिन तक क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद फिर से ये नीचे आ जाएगा और कहाँ पे गिर जाएगा, ये गिर जाएगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, पैराशूट के माध्यम से। उसके बाद जो हमारी नेवी वगैरह होंगी वो इन तीनों लोगों को क्या कर लेंगी,
मतलब वहां से ले आएंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 3 लोग जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? 3 लोग जाएंगे। इन तीनों लोगों की जो ट्रेनिंग है वो चल रही है रसिया में, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम कब लॉन्च करेंगे? देखिए हमारे गगनयान 1, गगनयान 2, गगनयान 3, गगनयान जो हमें भेजना है हम उसको 3 बार में भेजेंगे। सबसे पहले और पहला और जो दूसरा होगा उसके अंदर हम किसी भी आदमी को नहीं भेजेंगे। जो थर्ड होगा एक तो लास्ट वाला गगनयान, उसमें हम आदमी को भेजेंगे। जो पहले के 2 होंगे वो एक, हम ये कह सकते हैं कि हम ट्रायल करेंगे उस प्रकार का मिशन करने का। ठीक है, उम्मीद है कि हम जो पहला ट्रायल है वो इसी साल के लास्ट में कर लेंगे। तो आपने समझ लिया कि गगनयान क्या है। जो गगन की कॉस्ट आएगी लगभग 10,000 करोड़ आएगी, और मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा ये हो सकती है क्योंकि इसमें डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है सामान्य भविष्य निधि, जिसको GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है यह एक भविष्य निधि खाता है जो सरकारी और निजी दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है यह एक अनिवार्य योजना है जिसमें उन्हें अपने वेतन का निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान करने की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी सॉरी 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। उम्मीद है आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। देखिए जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है वो एक प्रकार का भविष्य निधि खाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी हम इसको भविष्य के लिए क्या करते हैं, एक खाता बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी और निजी दोनों कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य जो निधि है वो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है, किसी भी प्राइवेट वालों के लिए अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ सरकारी वालों लोगों के लिए है। अब यह एक अनिवार्य योजना है, ये बिल्कुल सही है। यह एक अनिवार्य योजना है, हर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड होना चाहिए कि जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो एक उनका अच्छा खासा एक अमाउंट उनको मिल सके और वो अपना उसके रिटायरमेंट के बाद भी एक अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। अब इसमें क्या करना होता है, महीने में एक निश्चित प्रतिशत होता है जो पहले से फिक्स होता है, उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। किसको? एक कर्मचारी को। कंट्रीब्यूट करने के बाद कुछ उसमें एक इंटरेस्ट भी उनको मिलता है। उसके बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको बाद में इसका फंड का ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोलता है रासायनिक हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमें बताना है जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है विशेष रूप से हथियारों के रूप में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करने हेतु डिजाइन की गई युद्ध की सामग्री, उपकरण और अन्य उपकरण रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है रासायनिक हथियार अभिसमय, ठीक है, यानी कन्वेंशन, एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करना अनिवार्य करती है। जो थर्ड है वो है भारत अभी तक रासायनिक हथियार अभिसमय का हस्ताक्षर करता नहीं है। आपको बताने हैं कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको भी सोल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, और एक ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन कौन सा गलत है? एक ऑप्शन थर्ड ये गलत है, और दोनों जो ऊपर लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है वो सही क्यों है? देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो रासायनिक हथियार होते हैं वो क्या होते हैं। रासायनिक हथियार का मतलब वो है उस प्रकार के हथियार जिसके अंदर किसी रासायनिक चीज़ों का यूज किया गया है, किसी केमिकल का यूज किया गया है। ठीक है, चाहे से वो युद्ध की सामग्री हो, कोई उपकरण हो, या फिर अन्य कोई उपकरण हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक रासायनिक हथियार होगा। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो रासायनिक हथियार अभिसमय होता है ना,
यानी जो कन्वेंशन होता है वो कब होता है, 1993 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1993 में होता है। ये बिल्कुल सही है। जो रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करता है वो बोलता है कि उसका उत्पादन नहीं करना है, उसको किसी और लोगों को बताना नहीं, उसके बारे में उसका प्रसार नहीं करना है और निर्धारित समय के भीतर उसको नष्ट करना अनिवार्य है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत अभी तक इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत ने जनवरी 1923 में ही इसको मतलब अपना लिया था और 2000 में इसको लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो भारत है रासायनिक हथियार अभिसमय का एक हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 2 बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाता है। तो आज आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हमारे साथ में। अगर आपको हमारी इस प्रकार की जो वीडियो हैं जो डेली आती हैं आपको अच्छी लगती हैं, तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस किस चीज़ों पे या फिर आप क्या क्या हमसे इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।